अस्सलाम वालेकुम। आज का ईएनटी लेक्चर होगा अबाउट डिजीज़ेज़ ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि जो हमारा ईयर ड्रम है, उसकी डिजीज़ेज़ को हम डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में तो नहीं करेंगे, लेकिन जितना एक एमबीबीएस स्टूडेंट को अपने सिलेबस के हिसाब से पता होना चाहिए, हम उस लेवल तक इसको स्टडी करेंगे। तो कंडीशंस डिस्कस करने से पहले थोड़ी-सी बेसिक एनाटॉमी रिव्यू कर लेते हैं। तो इसके ऊपर वीडियो भी है, यू कैन चेक दैट आउट, आई विल लिंक इट हियर। तो ईयर ड्रम जो होता है, जैसे कि आपको पता है कि एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के दरमियान एक पर्दा होता है। नॉर्मल ईयर ड्रम शाइनी होता है, थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट होता है, पर्ली ग्रे कलर का भी होता है और वो कॉनकेव एक उसका सरफेस होती है, ठीक है? और ये इसके ऊपर एक उभरा हुआ एक हिस्सा नज़र आ रहा होता है जिसको टिप ऑफ मेलियस कहते हैं। मेलियस एक ऑसिकल का नाम है जो कि मिडल ईयर में होती है एज़ यू नो। जब इसके ऊपर लाइट शाइन करते हैं तो एंटीरो इंफीरियरली एक कोन ऑफ लाइट बनती है जिसको लाइट रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इस पिक्चर में आप 5 ओ क्लॉक पोज़ीशन पे इसको देख सकते हैं। तो ये आना एक नॉर्मल बात है। फिर इसके अगर हम पार्ट्स के ऊपर बात करें तो देयर इज़ अ पार्स फ्लैसिडा एंड अ पार्स टेंसा। पार्स टेंसा थोड़ा-सा टाइट है, स्ट्रेच्ड है और नीचे का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो वही है और ऊपर का स्लाइटली ढीला फ्लैसिड हिस्सा पार्स फ्लैसिडा है, ठीक है? उसके अलावा ये कि एटिक एरिया जो होता है वो कहलाता है द वन दैट इज़ अबव द लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस और ये थोड़ा-सा पिंकिश कलर का होता है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसपेरेंसी थोड़ी-सी वेरी करती है। एक नॉर्मल ईयर ड्रम मोबाइल होता है एक सर्टेन डिग्री तक, जब एक न्यूमैटिक ओटोस्कोप या सीगल स्पेकुलम इस्तेमाल हो, तो उससे हमें इसकी मोबिलिटी का आइडिया होता है। तो इस वीडियो में हम थोड़ी-सी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जैसे कि रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेनिंजाइटिस बुलोसा, herpes zoster oticus, meningitis granulosa, traumatic rupture, atrophic membrane, retraction pockets, tympanosclerosis and perforation। तो रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं। रिट्रैक्टेड से आपको क्या समझ आती है? रिट्रैक्टेड का मतलब ये है कि अंदर की तरफ खिंचा हुआ, ठीक है? अब इस पिक्चर को आप देखें, बिफोर आई टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, आप सिर्फ तस्वीर देखें। तो इसमें आपको नॉर्मल ईयर ड्रम भी नज़र आ रहा है और फिर आप उसको कंपेयर करें विद द सेकंड पिक्चर जो कि रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम है। आपको नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ खिंचा हुआ है और मिडल ईयर के कॉन्टूर्स के हिसाब से हुआ हुआ है। और उसके कलर का भी एक फ़र्क है। ऐसा मेम्ब्रेन डल नज़र आता है, ये उस तरह से शाइनी नहीं है, उसमें लस्टर नहीं है और उसमें कोन ऑफ लाइट जो आपको नॉर्मली नज़र आती है, वो भी नहीं नज़र आ रही। हैंडल ऑफ मेलियस भी अजीब तरीके से नज़र आ रहा है, फोरशॉर्टेंड नज़र आ रहा है। लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है और एंटीरियर पोस्टीरियर मेलियल फोल्ड्स जो हैं, वो सिकल शेप्ड हो गए हैं। एक रिट्रैक्टेड मेम्ब्रेन क्यों होता है? क्योंकि देयर इज़ अ प्रेशर डिफरेंस, ठीक है? वो प्रेशर डिफरेंस ऐसे हो सकता है कि नेगेटिव इंट्राटिम्पैनिक प्रेशर है, मे बी द यूस्टेशियन ट्यूब इज़ ब्लॉक्ड, ठीक है? तो वो क्यों है वो और टॉपिक है, लेकिन प्रेशर डिफरेंस इज़ द मेन थिंग। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस बुलोसा के ऊपर। ये एक बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि ब्लडी से हेमरेजिक ब्लेब्स बने हुए हैं ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ऑन द डीप मियाटस। ये क्यों होता है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ वायरस और माइकोप्लाज्मा निमोनियाई। फिर आ जाता है herpes zoster oticus। इसमें आप पिक्चर देखें, सबसे पहली जो पिक्चर है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि पिन्ना के ऊपर भी वेसिकल्स बनी हुई है और ये इन्फ्लेम्ड नज़र आ रहा है। फिर ये सेकंड पिक्चर है उसमें आपको ईयर ड्रम नज़र आ रहा है, ईयर ड्रम के ऊपर भी वेसिकल्स हैं और ये बहुत ज़्यादा रेडिश हुआ हुआ है, ब्लेब भी बना हुआ है। फिर ये कि रैम्ज़े हंट सिंड्रोम नीचे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें फेशियल पैरालिसिस हुआ हुआ है और साथ ईयर के सिम्पटम्स हैं। तो बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। द इन्फेक्शन इज़ इन्वॉल्विंग द जेनिकुलेट गैंग्लियन ऑफ द फेशियल नर्व और उसकी वजह से फेशियल नर्व की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ वहाँ पे उसके असरात नज़र आते हैं। तो वेसिकल्स बनती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर भी और डीप मियाटस के ऊपर भी, कॉन्का पे भी और रेट्रो ऑरिकुलर सल्कस पे भी। It may involve the seventh and more often the eighth cranial nerve.
अगर इसके साथ फेशियल पैरालिसिस हो, हमेशा नहीं होता, लेकिन अगर हो तो उसको उस कंडीशन को रैमज़े हंट सिंड्रोम कहते हैं। ये बहुत कॉमन एमसीक्यू है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्टेड है, इसलिए स्टूडेंट्स को इसका पता होना चाहिए ख़ास तौर पे। फिर आते हैं मेरिंगाइटिस ग्रैन्युलोसा के ऊपर। इसमें बेसिकली नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्युलेशंस होती हैं, जो कि ईयर ड्रम की आउटर साइड पे बने होते हैं। ये क्यों होते हैं? इट कैन बी एसोसिएटेड विद इम्पैक्टेड वैक्स या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग फॉरेन बॉडी और एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन। देन ट्रोमेटिक रप्चर, कान का पर्दा फट जाना। मुख्तलिफ जगहों से फट सकता है, मुख्तलिफ एक्सटेंट का फट सकता है। उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, लेकिन हेयर द फोकस इज जस्ट रप्चर। ठीक है। रप्चर कैसे होता है? कुछ लोग अपने कान को खुजाते हैं हेयर पिन या कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेके, या माचिस की तीली लेके, या फॉर एग्जांपल किसी के कान में कोई फॉरेन बॉडी है और उसको आप अनस्किल्ड वे में उसको आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉट एवर द रीज़न। फिर ये कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी अगर एक सडन प्रेशर चेंज आता है, जैसे कि किसी को अगर कोई ज़ोर से थप्पड़ मार दे, या छोटे बच्चों को अक्सर लाड में ज़ोर से किस कर देते हैं कान पे, उससे भी एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। या फिर एक वेल्साल्वा मनूवर होता है, उसको अगर आप फोर्सफुली करें तो उससे भी ईयर ड्रम अगर जो पहले से अगर वीक है, ट्रोफिक है, तो वो रप्चर हो सकता है। फिर ये कि फ्लूइड कॉलम के प्रेशर से भी ये रप्चर हो सकता है, जैसे कि जो लोग डाइविंग स्पोर्ट्स करते हैं, वाटर स्पोर्ट्स, या अगर फोर्सफुल सिरिंजिंग हो रही है कान की, तो उसमें भी एक रिस्क है कि रप्चर हो सकता है। फिर ये कि अगर टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर हो जाए, उसमें भी रप्चर हो सकता है। तो इन एनी केस जो भी वजह है, ट्रीटमेंट इसकी क्या है कि बेसिकली ज़्यादातर केसेस में जो एजेस होती हैं परफोरेशन की, उनको इन्वर्ट करके टुवर्ड्स द मिडल ईयर उसको करते हैं, सॉरी, एजेस ऑफ दे गेट इन्वर्टेड, और फिर उनको इकट्ठे जोड़ लेते हैं ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के ज़रिए, और फिर उनको स्प्लिंट करते हैं, रिपोजिशन करते हैं। Injuries of the tympanic membrane may be associated with facial paralysis, subluxation of stapes, जो कि ऑसिकल है मिडिल ईयर की, और अगर वो सबलक्सेट हो जाए तो वर्टाइको या निस्टैग्मस जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर के साथ। एनी केस जो भी है, इट इज़ अ वेरी अर्जेंट सिचुएशन और इसको फ़ौरन चेकआउट कराना चाहिए। फिर आ जाते हैं एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आपने पैथोलॉजी में एट्रोफी का लफ्ज़ सीखा होगा। तो एट्रोफी बेसिकली होता है कि वीक हो जाना, सॉर्ट ऑफ नॉट एज स्ट्रॉन्ग, राइट? तो एट्रोफिक मेम्ब्रेन जो होता है, उसकी लॉजिक बेसिकली है कि अगर आपको नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पता है, तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं, आउटर एपिथेलियल, मिडल फाइब्रस और इनर म्यूकोजल लेयर। ख़ास तौर पे अगर सीरस ओटाइटिस मीडिया हो, तो जो मिडल फाइब्रस लेयर होती है वो एट्रोफी कर जाती है, और उसके रिजल्ट से एक बहुत ही थिन ईयर ड्रम बन जाता है, और इस थिन ईयर ड्रम का ये होता है कि वो इजीली रिट्रैक्ट हो सकता है और इजीली फट सकता है। तो ऐसे मेम्ब्रेन को, जो कि इतना नाजुक है, उसको एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर विल टॉक अबाउट रिट्रैक्शन पॉकेट्स एंड एटिलेक्टेसिस। तो एटिलेक्टेसिस जो है वो बेसिकली कोलैप्स को कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पहले से एक थिन अगर चीज़ हो और फ्राइबल हो, यानी कि ट्रॉफिक किस्म का हो, a part of it or the entire thing can collapse inwards due to station tube insufficiency. Retraction pockets जो होते हैं, they wrap around ossicles. Deep retraction pockets जो होते हैं, they can accumulate keratin debris and form a choleosteatoma. अगर आप इस पिक्चर को देखें तो you can see कि ये पहले retraction pocket बनती है, फिर उसमें keratin accumulate करता रहता है, और फिर ये कोलिस्टियाटोमा बना लेता है। कोलिस्टियाटोमा इज एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ स्किन सेल्स डीप इनसाइड द ईयर। देन विल टॉक अबाउट टिम्पैनोस्क्लेरोसिस। ये बेसिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हार्ड हो जाता है, और उसमें हाइलाइनाइजेशन हो रही होती है, और लेटर ऑन कैल्सिफिकेशन होती है इन द फाइब्रस लेयर, और देखने में ये चौकी वाइट है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी पेशेंट्स को सिम्टम नहीं भी आते, और ये सीरस ओटाइटिस मीडिया की कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। टिम्पैनोस्क्लेरोसिस जो है वो ईयर ड्रम तक भी लिमिटेड रह सकता है, लेकिन इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व लिगामेंट्स, जॉइंट्स, ऑसिकल्स, मसल टेंडन्स एंड सब म्यूकस लेयर ऑफ द मिडल ईयर क्लेफ्ट। एंड जब ये सब चीज़ें मुतासर होंगी, तो ऑब्वियसली कंडक्शन ऑफ साउंड मुतासर होगी। फिर परफोरेशन, परफोरेशन जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंट जगहों पे हो सकती है, तो इसमें सेंट्रल, एटिक और मार्जिनल एक क्लासिफिकेशन है। तो सेंट्रल, ये आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं, सेकंड, थर्ड आप देख रहे हैं, फर्स्ट टू जो है सेंट्रल परफोरेशंस हैं। देन देयर इज सब टोटल,
फिर एटिक वाली जो है वो ऊपर वाले हिस्से में जो परफोरेशन होती है ना, जो पार्स फ्लैजिडा वाला एरिया, उसको एटिक परफोरेशन कहते हैं। और मार्जिनल वो होता है जो साइड पे होता है। तो ये अमूमन क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में देखा जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने कुछ सीखा। अगर आपको अच्छी लगी या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो करें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल कंटेंट। एंड इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।